वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको पार्ट 11 समझ में आया होगा। तो पार्ट 11 में हमने पढ़ा था धातु की प्राप्ति में 2 स्टेप हमने पढ़ लिए थे। वहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमने वहाँ पढ़ा था अशोकों का समृद्धिकरण एंड सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था धातु का निष्कर्षण। अभी हमारा उस धातु की प्राप्ति में ही थर्ड स्टेप रह गया है धातु का परिष्करण। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं धातु का परिष्करण। प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं धातु का परिष्करण। तो हमारा धातु का जो परिष्करण है उसमें देखते हैं कि क्या कैसे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि धातुओं के परिष्करण में शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो सबसे अच्छी विधि है वो क्या है, विद्युत अपघटन के द्वारा हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अशुद्ध धातु अपघटन में घुलने लगेगी। यहाँ पे मैंने रफ में ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये हमारा पात्र है तो ये पात्र में एक दो रोड लगी हुई हैं। जो फर्स्ट रोड है हमारी कैथोड है और ये जो धनायन रोड है ये एनोड है। यहाँ पे ये कॉपर की अशुद्ध रोड है, ये कॉपर की अशुद्ध रोड है और ये कॉपर की शुद्ध रोड यहाँ पे लगी हुई है। तो जो हमारी यहाँ से कॉपर की शुद्ध रोड है वो सॉरी बच्चों अशुद्ध रोड है, ये अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो हमारी अशुद्ध कॉपर है इसमें से अशुद्ध कॉपर है वो विद्युत अपघटन इस विलयन में घुलने लगेगी। अभी हमारा सेकंड पॉइंट है कि उसी समय अपघटनशील शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पर निक्षेपित होगी। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो हमारी ये यहाँ से जो अशुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन में घुलने लगी थी, ये ही हमारी जो धातु है यहाँ से हमारी कैथोड पर जमा होने लगेगी। और जब ये कैथोड पर जमा होगी तो शुद्ध रूप में यहाँ पे जमा होती रहेगी। जितनी बार हम यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जितनी बार यहाँ पे प्रक्रिया होगी, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में अशुद्ध कॉपर घुलेगी तो ये घुलने के बाद यहाँ पे शुद्ध कॉपर के रूप में कैथोड पर जमा होने लग जाती हैं। अभी हमारा थर्ड पॉइंट है अविलय अशुद्धियाँ एनोड तत्व पर निक्षेपित होती हैं जिसे एनोड पंख कहते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे जो हमारी जो यहाँ से एनोड से हमारी जो अशुद्ध कॉपर जिसमें अशुद्धियाँ होंगी वो यहाँ पे नीचे तली में इकट्ठे होने लग जाती हैं। इसको क्या बोलेंगे, एनोड पंख बोलते हैं। ये मैंने आपको रफ में समझा है, वैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, आप इसमें से देख के भी लिख सकते हैं। तो इसमें अभी एक रिएक्शन होगी जो होती है कि एनोड पर जो अभिक्रिया होगी, जैसे यहाँ से जो हम इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो कॉपर अशुद्ध कॉपर होती है ये इस विलयन में घुलने लगेगी। तो यहाँ पे जो अशुद्ध कॉपर होगी ये हमारी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है। और जो हमारी कैथोड पर प्रक्रिया होगी इसमें क्या है, जो हमारी एनोड से अशुद्ध कॉपर निकली है वो शुद्ध रूप में यहाँ पे कॉपर पर इकट्ठी होती रहती है, जमती रहती है। इसमें क्या है कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और जो यहाँ पे शुद्ध कॉपर का निर्माण करता है। इसी प्रकार से हम धातु का परिष्करण को समझ सकते हैं जिसमें धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण हमने पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ा था, तो अभी हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है संक्षारण, तो संक्षारण क्या है इसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि धातुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने से संक्षारित होती है। संक्षारण का मतलब क्या है, यह धातुओं को गलने लगती है। संक्षारण क्या है, धातुओं को नष्ट करने लगती है।
तो जो धातु होती हैं वो अम्ल और आर्द्रता या वायु के संपर्क में आके संक्षारित होती रहती हैं, मतलब नष्ट होती रहती हैं। उसमें जैसे कोई भी हमारी धातु होती है उनमें जैसे लोहे होता है उसमें जंग लग जाती है तो उससे वो भी धीरे धीरे नष्ट होती लगती है। संक्षारण का मतलब क्या है कि धातुओं को धीरे धीरे नष्ट करना। यहाँ पे पॉइंट है कि सिल्वर वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है, मतलब जो सिल्वर होती है, चांदी होती है, वो अगर वायु के संपर्क में आती है तो उस पर काले रंग की परत जम जाती है। तो वो काले रंग की परत होती है वो भी क्या है, संक्षारण की ही प्रक्रिया है। यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है कि कॉपर आर्द्र CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट बनाता है। मतलब क्या है इसका बच्चों कि कॉपर जो होती है वो आर्द्र कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क के में आकर के जो हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट बनाता है, मतलब हरे रंग की उस पर परत जम जाती है। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है कि लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर सतह पर भूरे रंग की परत बनाता है। इसका मतलब क्या है, जो लोहा होता है अगर वो वायु या नमी के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, जो भूरे रंग की होती है और लोहे को नष्ट करने लग जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे वो लोहे को नष्ट करती है, तो संक्षारण की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है, उसमें क्या क्या उससे बचाव कर सकते हैं, कैसे उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखो धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे पेंट करना, जैसे हम लोहे के जो हमारे गेट वगैरह होते हैं, विंडो वगैरह होती हैं, उन पे हम पेंट कर देते हैं तो भी संक्षारण से बचा जा सकता है। तेल लगाना, जैसे हम तेल लगा देते हैं कोई भी वस्तु पर जो धातु की बनी होती है तो उससे भी संक्षारण से बचा जा सकता है। यशद लेपन होता है कि कोई भी धातु होती है उस पर हम क्रोमियम का लेपन कर देते हैं, मतलब क्रोमियम की उस पर परत चढ़ा देते हैं जिससे धातु का संक्षारण नहीं होता है। हमारे यहाँ पे एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर भी हम संक्षारण को रोक सकते हैं। अभी पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे यशद लेपन क्या होता है, लोहे व इस्पात मतलब होता है स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत यानी जस्ते Zn की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रम को यशद लेपन कहा जाता है। कोई भी लोहे की वस्तु होती है, इस्पात मतलब स्टील, जो भी हमारे रसोई घर के बर्तन होते हैं उनको जंग से बचाने के लिए उन पर जिंक जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है यशद लेपन। यहाँ पे हमारा है मिश्र धातु क्या होता है कि दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु का समांगी मिश्रण होता है, मतलब दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर जो बना होता है वो होती है मिश्र धातु। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ होता है कि लोहा होता है, लोहा और कार्बन के साथ मिला होता है। अगर इसमें 0.05% कार्बन मिला दे तो लोहा बहुत कठोर हो जाता है। यहाँ पे इस्पात है, जो हमारे रसोई घर के बर्तन होते हैं, स्टील होता है, वो लोहा प्लस में निकल और क्रोमियम का बना होता है। जो पीतल होता है, पीतल किसका बना होता है, कॉपर और जिंक का। कांसा होता है, कॉपर और टिन का बना होता है। यहाँ पे हमारी ये यशद लेपन की डेफिनेशन थी। और मिश्र धातु किस से, दो या दो से अधिक धातु से बनी होती हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे बताया हुआ है लोहा, इस्पात, पीतल, कांसा, ये सब मिश्र धातु होती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें प्लीज़ बच्चों। यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है।